जो होने वाला है उसके लिए आप तैयार नहीं हैं। इस कहानी में डर सिर्फ महसूस नहीं होता, ये सांसें भी रोक देता है। जब धुंध उतरती है, आवाजें धीमी पड़ जाती हैं और हर कोने में कोई अनजाना साया दिल की धड़कन बढ़ा देता है। आज हम उसी धुंध के बीच जाने वाले हैं, जहां हर कदम पर एक नई सच्चाई छुपी है और हर सच एक नया खौफ लेकर आता है। तैयार हो जाइए, चलिए। शिमला की उस सर्द शाम को कोहरा समय से पहले उतर आया। सड़कें धुंध में खोई हुई थीं, जैसे किसी ने पहाड़ पर सफेद चादर तान दी हो। पाइन से टपकती बूंदें पत्थर की दीवारों पर मोती बनकर फिसल रही थीं। हवा में मिट्टी और पुराने कागज की महक थी। 1910 का पुराना बंगला खड़ा था। विलो मैनर। लोहे की जाली, ढलुआ छज्जे, काई जमे पत्थर और खिड़कियों पर पीतल के हैंडल। यहां अब प्रसिद्ध लेखक रुद्र सेन रहते थे, जिनकी कहानियों में अपराध भी कविता की तरह धीमे सुर में उतरता और दिल में देर तक गूंजता। करीब 10 बजे नीचे बने चौकीदार कक्ष में माधो आग सुलगा रहा था। भीगी लकड़ी चटकी, चिंगारियां उड़ीं। तभी ऊपर किसी भारी वस्तु के गिरने की आवाज आई। खाली कमरे में गूंजती, फिर अचानक कटती। माधो चौंका। बाबूजी? उसने टॉर्च उठाते हुए पुकारा। जवाब में सिर्फ एक हवा सिसकी। सीढ़ियां संकरी, हैंडरेल ठंडी। हर पायदान के साथ कोहरा और घना होता गया, जैसे भीतर एक अलग मौसम रहता हो। मुख्य दरवाजा आधा खुला था। पुराने ताले की जीभ बाहर झांक रही थी। भीतर से टाइपराइटर की टिक टिक सुनाई दी। फिर जैसे किसी ने उंगली रख दी हो। वह आवाज रुक गई। कमरे में पीतल का लैंप जल रहा था, जिसकी लौ हवा से कांपकर दीवारों पर परछाइयां रचा रही थी। मेज पर कागज बिखरे थे। हर पन्ने पर एक ही वाक्य दोहराया गया। कातिल कोहरा नहीं, इंसान है। दवात में नीली स्याही थी, पर किनारे पर जमे छींटों में लालिमा घुली हुई दिखी। कुर्सी पर झुके रुद्रसेन की गर्दन अजीब कोण में थी। आंखें आधी खुली, उंगलियां हवा में रुकती हुई, जैसे किसी अदृश्य वाक्य का अंत खोज रही हों। माधो की टॉर्च कांपी। उसके गले से टूटी चीख निकली और धुंध ने उसे निगल लिया। बाहर पाइन के झुरमुटों में कुत्ते भौंके, फिर सब निस्तब्ध। वह भागा, सड़क पार, पोस्ट ऑफिस तक और थाने को कॉल लगाया। साहब, विलो मैनर। रुद्र बाबू। शब्द बिखरते गए, पर भय साफ था। बंगले की ऊपरी खिड़कियों में देर रात तक पीली रोशनी जलती रही। कोहरा फैलता गया, जैसे किसी अदृश्य लेखक ने शहर पर नया अध्याय लिख दिया हो। पड़ोस की घड़ियों ने 10, फिर 10:30 बजाए। चर्च की घंटी 3 दफा बजी। आवाज घुमावदार गलियों से उतरती हुई दूर बह गई। कहते हैं, शिमला की रातें लंबी होती हैं। उस रात वे लंबी नहीं, गहरी थीं। हवा ठंडी, चुप्पी भारी, और हर चीज अपनी जगह से थोड़ी सी खिसकी हुई। विलो मैनर के बरामदे पर पानी टपकता रहा। टिक टिक टिक, जैसे कोई टाइपराइटर फिर से जीवित हो उठा हो और अदृश्य उंगलियां कहानी जारी रख रही हों। रुद्रसेन अब किसी आखिरी रचना के भीतर स्थिर पड़े थे। पन्नों ने सरसराकर पूछा, क्या सच में कोहरा कातिल होता है, या कोहरा केवल कातिलों को छुपाना जानता है? धुंध की तहों में एक मौन उत्तर सोया रहा, और शहर ने एक नई कहानी श्वास में भर ली, धीरे। सुबह का सूरज अब भी कहीं छिपा था।
पिछली रात की बारिश ने शहर को धो डाला था, पर विलो मैनर के चारों तरफ अब भी धुंध लिपटी थी, मोटी, सर्द और शांत। यही वो सुबह थी जब राजवीर सिंह लौटे, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी, कभी शिमला थाने के सबसे तेज दिमागों में से एक, अब सिर्फ एक वृद्ध आदमी, काली टोप और लंबे कोट में, जिसकी आंखों में अब भी जांच की चमक बाकी थी। स्टेशन से पहाड़ी रास्ते तक वो एक पुराने मोटर कार में आए, जिसकी इंजन आवाज़ भी कोहरे में दब गई थी। दरवाजे पर माधो खड़ा था, चेहरा पीला, आवाज धीमी। साहब, सब खत्म हो गया? रुद्र बाबू अब नहीं। राजवीर ने सिगरेट सुलगाई। धुआं और कोहरा एक सा दिखा। मुझे ऊपर ले चलो, उन्होंने कहा। अंदर कमरे में ठंड अब भी थमी थी। मेज वैसी की वैसी, कागज अधूरे, और लैंप के पास वो लाल दाग अब गाढ़ा हो चुका था। राजवीर ने कागज उठाया। लिखावट तीखी थी, पर अक्षर कांप रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, मरने से पहले लिखा होगा या किसी ने लिखवाया। खिड़की की जाली पर काई जमी थी। उन्होंने उंगली फेरी, नीचे सूखी कीचड़ गिरी। खिड़की भीतर से बंद, दरवाजा भी भीतर से, तो फिर कातिल कैसे निकल गया? माधो चुप, सिर्फ चूल्हे में लकड़ी टूटने की आवाज। राजवीर ने टाइपराइटर की कीज दबाई। एक अक्षर आधा फंसा था। क्यों? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्वेश्चन। फिर धीरे से जोड़ दिया, हर मौत एक सवाल छोड़ जाती है। फर्श के पास उन्हें एक जली अगरबत्ती मिली और उसके साथ एक पिघली मोम की बूंद। उन्होंने सूंघा, चंदन। अगरबत्ती, लैंप, मोम, समय नियंत्रण के औजार। उन्होंने बुदबुदाया, कभी कभी कातिल घड़ी से नहीं, धुएं से समय मापता है। बाहर कोहरे में पुलिस जवान आ जा रहे थे। अभिलेख तैयार हो रहे थे। राजवीर ने मेज के नीचे झांका। एक छोटा फ्रेम उल्टा पड़ा था। उसमें एक तस्वीर, रुद्रसेन और एक अज्ञात महिला। तस्वीर के कोने पर स्याही का धब्बा था, शायद वही जिसमें खून घुला था। वह सीधे खड़े हुए, लैंप की रोशनी में धुंध का कण चमका। ये सिर्फ हत्या नहीं, किसी पुराने संबंध का अंत है, उन्होंने कहा। फिर धीरे से जोड़ा, कभी कभी लोग कहानी नहीं लिखते, कहानी उन्हें लिख देती है। टाइपराइटर की एक धीमी क्लिक, फिर सन्नाटा। बाहर चर्च की घंटी फिर बजी। राजवीर खिड़की की ओर देखते रहे। कोहरा घना हो गया था। एक साया बंगले के बाहर गेट के पास से गुजरा, धीमे, मापे कदमों से। राजवीर ने देखा, पर कुछ स्पष्ट नहीं था। धुंध में हर चेहरा धुंधला पड़ जाता है, पर हर कदम एक कहानी छोड़ जाता है। राजवीर ने टोपी संभाली और धीरे से कहा, शायद कातिल अभी यहीं है, बस कोहरे में खो गया है। दोपहर तक विलो मैनर खबर का केंद्र बन गया था। रिपोर्टर, पुलिस और राहगीर सब कोहरे के बीच ठिठके खड़े थे। राजवीर सिंह बरामदे में टहल रहे थे, हाथ में पाइप, दिमाग में सवाल। उनकी नजरें अब 3 लोगों पर थमी थीं। 3 साये जिनसे रुद्रसेन का अतीत जुड़ा था। पहला था तनय सेन, रुद्र का भतीजा, 30 के करीब उम्र, आंखों में बिना झपक देखने की आदत। उसने धीरे से कहा, मामा जी अकेले रहना चाहते थे। पुस्तक की रॉयल्टी मुझसे कुछ दिन पहले ही मना की थी, पर मैं यहां नहीं था।
राजवीर ने उसकी कलाई पर खरोंच देखी पर कुछ कहा नहीं। दूसरी थी नीरा वर्मा, पड़ोस की पियानो टीचर। रुद्र के घर अक्सर संगीत की आवाज से उनका राग मिल जाया करता था। वह धीमे स्वर में बोली, रुद्र जी पिछले हफ्ते बहुत बेचैन थे। कह रहे थे कि उनके अंदर कोई कहानी मर रही है। उनकी आंखों में कुछ अधूरा सा झिलमिलाया। तीसरा आदमी था मलय दे, प्रकाशक, सूट बूट में, परंतु चेहरे पर थकान की झुर्रियां। हमारी पुस्तक कातिल का कलम कल प्रेस जाने वाली थी। वह एक अध्याय रोक रहे थे। कह रहे थे सच अभी लिखा नहीं गया। राजवीर ने तीनों की बातें सुनी, फिर धीरे से कहा, सच अक्सर लोगों में नहीं, उनके सन्नाटे में छिपा होता है। उन्होंने दीवार पर लगे घड़ी की तरफ देखा। सुइयां रात के 9:30 पर रुकी थीं, ठीक उसी समय जब हत्या हुई थी। उन्होंने तनय से पूछा, खिड़की का ताला किसने लगाया? वह कहने लगा, शायद मामा ने खुद। राजवीर ने फिर कहा, अगर उन्होंने खुद लगाया तो धुंध अंदर कैसे आई? कमरे में चुप्पी। नीरा ने फिर धीरे से कहा, कल शाम रुद्र जी ने मुझसे कहा था। नीरा, अगर मैं कल न रहूं तो मेरी कहानी अधूरी मत छोड़ना। राजवीर ने कुर्सी खींची और बैठ गए। आपकी धुनें उनकी कहानी का हिस्सा थीं। उन्होंने धीरे से कहा। मलयदे ने बीच में कहा, उनके करीब कोई नहीं था सर, बस पुरानी पांडुलिपियां थीं। उन्होंने मुझे 5 दिन पहले कहा था कि कोहरा सब ढक देता है, पर एक खत सब खोल देगा। शायद वो खत यहीं कहीं है। राजवीर ने मेज के अंदरूनी खाने में हाथ डाला। एक लिफाफा निकला। स्याही से लिखा था, जो सच खोजे। उसके अंदर बस एक लाइन थी, कहानी खत्म नहीं हुई, बस पाठक मर गया। राजवीर ने लिफाफा सावधानी से बंद किया। बाहर कोहरा फिर घना हो रहा था। उन्होंने तीनों को देखा, फिर धीमे से कहा, अब इनमें से किसी की कहानी सच होने वाली है। और विलो मैनर की खिड़कियों के बाहर कोहरे में 3 परछाइयां एक दूसरे में घुलती गईं, जैसे सच अपना रूप बदल रहा हो। रात ढल रही थी। विलो मैनर की खिड़कियों में अब सिर्फ लैंप की पीली लौ थी। राजवीर सिंह स्टडी रूम में अकेले खड़े थे। फर्श पर पड़ी छायाएं अब लंबी हो चुकी थीं। उन्होंने फिर वही वाक्य पढ़ा, कातिल कोहरा नहीं, इंसान है। वह धीरे से बोले, पर कौन इंसान? उन्होंने कमरे की बत्ती मध्यम की और ध्यान से चारों ओर देखा। हर चीज जगह पर थी, पर जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी अब भी वहां ठहरी हो। टाइपराइटर की कीज पर उनकी उंगलियां रुकीं। एक अक्षर एल दबा रह गया था। उन्होंने सोचा, एल लव या लॉस? उनके पीछे दरवाजा धीरे से किर्राया। वह मुड़े। नीरा वर्मा थीं, हाथ में एक पुराना रिकॉर्ड। कहा, रुद्र जी ने ये मुझे कल दिया था। कहा था, इसमें उनकी आवाज है। राजवीर ने रिकॉर्ड प्लेयर चलाया। धीमे क्रैकल के बीच रुद्रसेन की आवाज गूंजी, अगर कहानी सच्ची है तो उसका अंत लिखने वाले 2 हो सकते हैं, एक लेखक और एक कातिल। राजवीर के होंठ सूखे। उन्होंने प्लेयर बंद किया। नीरा जी, क्या आपको लगा वो किसी से डरते थे? वह थोड़ी देर चुप रहीं, फिर धीरे से कहा, वो कहते थे कभी कभी हमारा भूतकाल हमारे कमरों में रह जाता है। हम सोचते हैं वो यादें हैं,
पर वो कातिल हो सकती हैं। राजवीर ने नजर झुकाई। उन्होंने टेबल के नीचे से एक पुराना लिफाफा निकाला। भेजने वाले का नाम मिटा था, पर तारीख 3 साल पुरानी। अंदर था एक छोटा नोट। जब मैं लौटूंगा, कोहरा मेरे साथ होगा। उन्होंने तनय सेन की फाइल उठाई। 3 साल पहले वह इंग्लैंड से लौटा था, और अब यह नोट भी उसी समय का था। संबंध साफ थने लगा। पर सवाल था, क्या रुद्र को उसकी वापसी से डर था? बाहर वही कोहरा फिर गहराया। लैंप की लौ कांपी। कमरे में एक हल्की धक की आवाज आई। राजवीर भागकर बाहर निकले। गलियारे में कोई नहीं। फर्श पर बस एक गिरा हुआ गुलाब। नीरा सहम गईं। ये फूल रुद्र जी की टेबल पर था। राजवीर ने झुककर फूल उठाया। पंखुड़ियों में स्याही की हल्की गंध थी। वो धीरे से बोले, खून और स्याही का फर्क अब मिट रहा है। दूर से भेड़ों की घंटी, हवा की साइयां साइयां। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका। पाइन की लाइनों के बीच कोहरे में कोई साया गुजर रहा था। चाल धीमी, मापी हुई, जैसे हर कदम किसी राग की ताल से मिला हो। राजवीर ने धीरे से कहा, ये आवाजें रुद्र की नहीं, उनकी यादों की हैं। और कभी कभी यादें सबसे बड़ा सबूत बन जाती हैं। कोहरा और गहरा हो गया। अब हर आवाज कहीं न कहीं गुम होती जा रही थी, सिवाय उस एक सच्चाई के जो धीरे धीरे रूप ले रही थी। रात अब अपनी सीमा पर थी। विलो मैनर के आंगन में कोहरा फिर से लौट आया था, जैसे किसी ने ध्यान से उसे फिर लिख दिया हो। राजवीर सिंह स्टडी टेबल पर फाइलें खोलकर बैठे थे, हाथ में वही लिफाफा जिस पर लिखा था, जो सच खोजे। उनकी आंखों में अब नींद नहीं, बस गणना थी, समय की, शब्दों की, मौत की। उन्होंने धीरे से कागज पलटा। स्याही के धब्बों के नीचे रुद्र की लिखावट छिपी थी। वाक्य थोड़ा सा मिटा था, पर पढ़ा जा सकता था। नीरा मुझसे छुपा रही है वो गीत जिसमें सच छिपा है। राजवीर ने सोचा, गीत या गिल्ट। फिर उन्होंने रिकॉर्ड प्लेयर फिर से चलाया। इस बार आवाज थोड़ी अलग थी। बीच में किसी ने फीता काट दिया था, पर जहां रिकॉर्ड रुका वहां एक धीमी सरसराहट आई, जैसे किसी ने तनय फुसफुसाया हो। उन्होंने सिर उठाया। दरवाजे के पास तनय खड़ा था, चेहरे पर घबराहट और पसीना। राजवीर ने धीरे से कहा, जब संगीत चलता है तो झूठ अक्सर ताल से बाहर हो जाता है। बैठो। तनय ने कुर्सी खींची। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था सर, बस उन्हें समझाना चाहता था कि वो मेरा हक हैं। उन्होंने मां को छोड़ा था, मुझे नहीं पहचाना। राजवीर शांत रहे। तो तुम गए थे उस रात? वह बोला, हां, पर वो जिंदा थे जब मैं निकला। वो कह रहे थे कि कहानी अभी बाकी है। राजवीर ने कुर्सी से उठकर खिड़की की ओर देखा। कोहरा अब कम हो रहा था। उन्होंने धीमे से कहा, बाकी कहानी किसी और ने लिखी। फिर टेबल से एक चीज उठाई, वो अगरबत्ती का स्टैंड। जानते हो, कातिल ने समय मापने के लिए अगरबत्ती का धुआं उपयोग किया। धुआं रात ही धागा जलाता गया। धागा चैन को काट गया और दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। तनय चकित था। राजवीर ने जोड़ा, जिसे इतनी बारीकी पता थी वो कोई साधारण नहीं था। वो जो हर दिन यहां रियाज करती थी। ठीक उसी वक्त नीरा अंदर आईं, चेहरा सफेद। राजवीर ने कहा, रुद्र आपसे प्यार करते थे, पर आपने उनका अंत लिख दिया।
वो गीत जिसमें सच था, आपने छुपाया क्यों? नीरा की आवाज टूटी। वो मुझे भुला चुके थे राजवीर जी। मैं सिर्फ उनकी कहानी का अंत पूरा करना चाहती थी। अगरबत्ती जली थी, धुआं उठ रहा था, और मैंने वो शब्द लिख दिए जो वो लिख न सके। कातिल कोहरा नहीं, इंसान है। राजवीर ने धीरे से सिर झुकाया। हां, और कभी कभी वो इंसान हम खुद होते हैं। उन्होंने लैंप बुझाया। कमरा अंधेरे में डूब गया। नीरा ने कहा, अब कहानी पूरी होगी? राजवीर ने उत्तर दिया, कहानी नहीं नीरा जी, बस कोहरा छोंट रहा है। बाहर पहाड़ी से पहली रोशनी झांकी। बारिश थम गई थी। खिड़की के कांच पर सिर्फ एक बूंद रह गई, जो धीरे से फिसल कर गिर पड़ी, जैसे सच अपनी अंतिम पंक्ति लिख रहा हो। सवेरा धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे से उभरा। रात की नमी अब भी विलो मैनर की दीवारों पर चमक रही थी। कोहरा पीछे हट रहा था, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। राजवीर सिंह बरामदे में खड़े थे, हाथ में वह पुराना रिकॉर्ड जिस पर अब भी रुद्रसेन की आवाज की खरोंचें जमी थीं। हवा में संगीत नहीं, बस एक थकी हुई खामोशी थी। अंदर नीरा वर्मा कुर्सी पर बैठी थीं। आंखों के नीचे काली लकीरें, होंठ सूखे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं उन्हें बचा नहीं सकी राजवीर जी। उन्होंने मुझे माफ कर दिया था, पर मैंने खुद को नहीं। राजवीर ने कहा, हर इंसान अपनी सजा खुद चुनता है। आप शब्दों में जीती थीं, अब चुप्पी में जिएंगी। तनय कमरे के कोने में सिर झुकाए खड़ा था। उसकी हथेलियां कांप रही थीं। मैं बस जानना चाहता था कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा, वह बोला। अब पता चला, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा था, बस खुद से दूर चले गए थे। राजवीर ने उसकी ओर देखा। कभी कभी आदमी अपने अपराधों से नहीं, अपने अफसोस से मरता है। उन्होंने वह नोटबुक उठाई जिसमें रुद्रसेन के आखिरी शब्द दर्ज थे। आखिरी पंक्ति थी, हर कहानी का अंत तभी होता है जब पाठक रुक जाए। उन्होंने पन्ना पलटा और पाया कि उसके पीछे नीरा की लिखावट थी। उसमें बस 2 शब्द थे, मैं रुकी नहीं। राजवीर की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, न दर्द न संतोष, बस स्वीकृति। उन्होंने धीरे से कहा, तो कहानी सचमुच पूरी हो गई है। बाहर सूरज अब उग चुका था। कोहरा पूरी तरह छौंट गया था और पहाड़ियों के बीच पहली बार दूर तक दिखाई दे रहा था। राजवीर ने अपनी टोपी उठाई, नीरा और तनय को आखिरी बार देखा और दरवाजे की ओर चल दिए। दरवाजे पर रुके, फिर बोले, रुद्रसेन चले गए, पर उनका कोहरा रह जाएगा। हर उस आदमी के भीतर जो सच लिखना चाहता है और झूठ जीता है। वह बाहर निकले। सड़क पर हल्की धूप पड़ी थी, पत्तियों से पानी टपक रहा था। उन्होंने जेब से सिगरेट निकाली, पर सुलगाई नहीं, बस उसे उंगलियों में घुमाते रहे। शहर धीरे धीरे जाग रहा था। अखबारों में शायद आज यही खबर होगी, लेखक की मौत का रहस्य सुलझा। पर राजवीर जानते थे, कोई रहस्य सच में सुलझता नहीं, वह बस अपना रूप बदल लेता है, कभी कोहरे में, कभी इंसान के भीतर। उन्होंने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर बंगले को देखा। धूप में उसकी दीवारें पीली पड़ गई थीं, जैसे नींद से जागी हों, और फिर वे धीरे धीरे सड़क पर उतर गए। विलो मैनर के बरामदे पर रखी टाइपराइटर अब भी
खामोश थी, पर हवा जब चलती तो उसकी एक की हल्की सी खनक सुनाई देती, जैसे कोई अदृश्य हाथ अब भी कहानी पूरी कर रहा हो। धुंध अब खत्म हो चुकी थी, पर कहानी वह अब भी कहीं जीवित थी। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन हमारा सफर नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला राज, अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। अपने विचार और सुझाव कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे हर नई कहानी सुनाने की ताकत देते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया और अपना ख्याल रखिए।